Minister is going to problem. make a Thank you, sir. statement. 4 o'clock. Before that, try to finish. 10 minutes. You take. धन्यवाद सभापति महोदय। हम औद्योगिक विवाद संशोधन विधेयक पर विचार कर रहे हैं। 1947 में विधेयक बना था। वो तब से लेकर आज तक औद्योगिक क्षेत्र में काफी बदलाव आए हैं। उदारीकरण के बाद से देश में काफी बातें उभर कर आई हैं। इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं जो कामगारों की सुरक्षा को कम करके नियोक्ता को हर अधिकार सुरक्षित करना चाहती हैं, किंतु सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ है और कानून के अंतर्गत कामगारों को सुरक्षा अनवरत जारी है। आज कामगारों की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में 75,000 प्रकरण इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंतर्गत चल रहे हैं। जिस कामगार को सेवा से निलंबन कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है, उसके परिवार की क्या स्थिति होती है वो केवल कामगार उसका परिवार ही समझ सकता है। अभी हमने कामगारों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से ये विधेयक लाए हैं। इसके पूर्व ये विधेयक स्थायी समिति को भेजा गया। स्थायी समिति ने काफी इसकी अच्छाइयों बुराइयों के बारे में विचार किया, गुण दोषों के बारे में विचार किया। स्थायी समितियां होती इसलिए हैं कि उन पर समिति के सदस्य काफी होमवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं और काफी परिश्रम के बाद अपनी सिफारिशें इसके संबंध में देते हैं। लेबर स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस विधेयक के संबंध में काफी महत्वपूर्ण सिफारिशें दी हैं, लेकिन उन सिफारिशों को इस विधेयक में पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। कानून के अंतर्गत स्थायी समितियों को कि सुझावों की प्रवृत्ति केवल अनुरोध करने की होती है, किंतु इसके अनुरोध को भी स्वीकार नहीं किया गया और स्थायी समिति की रिपोर्ट को औपचारिकता मान लिया गया। अब सरकार स्थायी समितियों के द्वारा दिए गए ठोस सुझावों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। लेबर स्टैंडिंग कमेटी ने जिस तरह की सिफारिशें दी हैं, मैं बड़े खेद के साथ कहना चाहता हूं, उनको अगर शामिल कर लिया जाता तो ये विधेयक और भी अच्छा हो सकता था, बहुत ही ज्यादा प्रभावी हो सकता था। जहां तक समुचित सरकार की परिभाषा का संबंध है, यह विभिन्न राज्य नियंत्रित निगमों को इसके कार्यक्षेत्र में लाने के लिए समय समय पर संशोधन किए गए। अब एक सम्यक संशोधन ला गया है, जिसके अंतर्गत राज्य के नियंत्रण वाले ऐसे प्रत्येक निगम समुचित सरकार का हिस्सा स्वतः ही बन जाएंगे। ये अच्छी बात है। परिभाषा में छोटे से हिस्से को पहले ही जोड़ा जाना चाहिए था, जिसे अब जोड़ा जा रहा है। ठेकेदार के जो कर्मचारी होते हैं उनको सुरक्षा देने के संबंध में आम सहमति बनी थी। इस संबंध में स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा एक सुझाव भी दिया गया था कि जहां तक कॉन्ट्रैक्ट लेबर का सवाल है, इसे भी समुचित सरकार के कार्यक्षेत्र में ले आइए। ये एक बहुत अच्छा सुझाव था और इसे वर्तमान विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन इसे इसमें शामिल नहीं किया गया। इसके साथ ही कैजुअल लेबर होते हैं। आज हम देख रहे हैं कि सारे गवर्नमेंट के संस्थानों में भी और निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्राइवेटीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और जो काम होते हैं, चाहे वो विमानपत्तन के हों, चाहे पेट्रोलियम के हों, चाहे बीएचईएल में हों, हम जहां जाते हैं देखते हैं सारे के सारे काम कॉन्ट्रैक्ट लेबर के द्वारा कराए जा रहे हैं और इस तरह से उनके बारे में भी जो इस बिल में विचार करना चाहिए था, उसको इससे वंचित किया गया है। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में भी और इस विधेयक में गंभीरता से विचार कीजिए। अब अगर हम इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करें तो हम ऐसे कामगार को जिसको 1600 रुपया मिलता था, अब 1947 में वो 1600 रुपया मिलता था, उसको हमने कामगार माना। लेकिन आज अगर हम उसको इस विधेयक के अंतर्गत 10,000 की सीमा तक अगर बढ़ा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। 10,000 रुपया तो सामान्य से व्यक्ति फुल क्लास एम्प्लॉयज को भी मिलते हैं और 10,000 रुपए की राशि को स्टैंडिंग कमेटी ने इसको 1600 से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का सुझाव दिया था। लेकिन आप कितना कर रहे हैं? आप सिर्फ 10,000 कर रहे हैं। 10,000 सामान्य से व्यक्ति को भी 10,000 रुपए मिलता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस सीमा को बढ़ाकर जो स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंड किया है उसको 25,000 रुपए तक की सीमा तक ले जाइएगा। और आप कहते हैं कि 10,000 से ज्यादा मिलेगा तो सुपरवाइजर की पोस्ट हो जाएगी, 10,000 के नीचे है तो उसको वर्कमैन माना जाएगा। और ट्रेड यूनियनों ने भी, सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने भी ये सुझाव दिया है कि इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए कर देना चाहिए। जहां तक ईएसआई कॉर्पोरेशन का सवाल है तो उसके कवरेज में भी 15,000 रुपए किया गया है। प्राइवेट फंड में भी 15,000 रुपए करने का प्रयास चल रहा है और इसलिए 10,000 की जो सीमा है ये आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और ये ठीक नहीं है। इस पर विचार करके इसको और 25,000 रुपए तक बढ़ाइए। और जहां तक कोई कर्मचारी अगर सुपरवाइजर का कार्य कर रहा है और उसकी आय 25,000 रुपए से अधिक है तो उसे आप सुरक्षा के दायरे से हटा सकते हैं। इस सुझाव को आपने स्वीकार नहीं किया गया है और इस सीमा को आपने सिर्फ 10,000 रुपए रखा है। बहुत अच्छा सुझाव स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा दिया गया था, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं इस सुझाव पर ध्यान रखें और उसको इस बारे में गंभीरता से विचार करें। आपने एक बहुत अच्छा संशोधन लाए हैं और उसके लिए हम आपको धन्यवाद भी देते हैं। और ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पहले कानून में एक बहुत बड़ी कमी थी
कि कोई कर्मचारी अपनी सेवा की निलंबन की समाप्त होने की स्थिति में या अन्य स्थिति में वो पहले सीधा न्यायालय नहीं जा सकता था। लेकिन आप इसमें विधेयक में जो संशोधन कर रहे हैं, और उसको क्या होता था कि इस बारे में समझौते का संपर्क का सहारा लेना पड़ता था। जिस व्यक्ति की नौकरी चली जाती है उसको बहुत कठिनाई होती है, और इस संबंध में जो आपने जो प्रावधान किया है कि सुलह के लिए आवेदन की 45 दिन की समाप्ति के पश्चात वह सीधे श्रम न्यायालय को जा सकेगा, एक स्वागत योग्य कदम है और इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन इस संबंध में हम कहना चाहते हैं कि जो 45 दिन की अवधि रखी है इसको घटाकर 30 दिन करना चाहिए कि 30 दिन की अवधि के पश्चात वो सीधा श्रम न्यायालय में जा सकता है। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि इस वर्तमान संशोधन के पूर्व इस विधेयक में 1982 में जो संशोधन किए गए वो जिसमें शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान किया गया था, लेकिन पिछले 20 वर्षों के दौरान इस प्रावधान को कभी कार्यान्वित नहीं किया गया, किंतु अब लग रहा है कि इसे कार्यान्वित किया जाएगा। इस तंत्र के द्वारा ऐसे संस्थानों में जहां कर्मचारियों की संख्या 20 से अधिक है वहां उनकी शिकायतों का निवारण किया जा सकेगा। किसी संस्थान में कर्मचारी को शिकायत होने पर उसकी समस्या के इस तंत्र द्वारा समाधान किया जाएगा। चाहे संस्थान में कर्मचारियों की संख्या 10 भी हो तो भी उनकी समस्या सुलझाना आसान है। इसलिए जो 20 की संख्या रखी है इस 20 की संख्या को कम करके और 10 किए जाना चाहिए। चूंकि बड़े उद्योगों में कार्य क्षमता होती है इसलिए वहां पर शिकायत निवारण समिति बनाने की आवश्यकता नहीं है। शिकायत निवारण प्रतिशोधन तंत्र के 9 गांव है और इसमें 9 गांव में आपने जो दिया है कि समिति द्वारा आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के भीतर कार्रवाई की जो बात की गई है और जो 30 दिन का जो समय होता है इसमें 9 गांव का भाग 6 शिकायत प्रतिशोधन समिति अपनी कार्रवाइयों को व्यतीत पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से लिखित आवेदन की प्राप्ति पर 30 दिन के भीतर काम करेगी। और मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि समिति के जो सदस्य होते हैं उनको पूरी जानकारी होती है और इसलिए 30 दिन का समय कम करके इसको 15 दिन में करना चाहिए, क्योंकि मजदूर कामगार के जो है ना उसके परिवार के बारे में हमको विचार करना चाहिए। और ऐसे ही 9 गांव का जो 7वां भाग है इसमें नियोजक अपील की प्राप्ति के 1 माह के भीतर निपटारा करेगा। जब कर्मकार की मजदूरी छिन जाएगी और कर्मकार खाने को मोहताज हो जाएगा, ईमेल का युग है और नियोजक जो है ना नियोजक ईमेल का फैक्स का इन सब का सहारा लेके उसको 1 महीने के स्थान पर 15 दिन के भीतर नियोजक को भी उसका निपटारा करना चाहिए। एक जो बात कही गई कि ट्रिब्यूनल द्वारा आदेश देने के संबंध में जो प्रावधान है वो उस प्रावधान में एक भारी कमी है। अब ट्रिब्यूनल को निर्णय देने की शक्ति तो प्रदान की जाएगी और निर्णय भी वो डिग्री के रूप में दिया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि किसी निर्णय या डिग्री देने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता होती है जो प्रभावी हो, जिसके पास शक्तियां हो, जो वैध हो, क्योंकि श्रम न्यायालय में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नहीं होते हैं और इस कारण से इस कानून को हम एक तरह से इस कानून में हम उनकी अर्हता को कम कर रहे हैं। अब डिग्री तो देगी राष्ट्रीय श्रम न्यायालय अभिकरण है, राष्ट्रीय अभिकरण, किंतु उसका निष्पादन किया जाएगा सिविल न्यायालय के द्वारा। अब एक तंत्र के बिना निर्णय देंगे, इसलिए किसी भी ऐसे तंत्र के लिए जिसके पास शक्तियां ही न हो वो व्यर्थ है। इसलिए इस प्रकार के अधूरे प्रावधान जो है ना वो कर्मचारियों के लिए बेकार है। माने सभापति महोदय जी, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। आप चाहें तो मैं बाद में उसको आगे कंटिन्यू कर सकता हूं माननीय मंत्री महोदय जी। ओके, सेक्रेटरी जनरल। Sir, I have to report that Rajya Sabha